तो देना होगा। नमस्कार। दिन की सबसे बड़ी बहस जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2019 में मोदी को हराना है तो महागठबंधन बनाना है, लेकिन क्या जहर उगलकर सत्ता की कुर्सी हासिल की जाएगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कर्नाटक के कांग्रेस नेता टीबी जयचंद्र ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। जयचंद्र ने कहा है कि पीएम मोदी ने बोला था कि हो जाए तो उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। ऐसे में वक्त आ गया है कि उन्हें जिंदा जला दिया जाए। और अगर उन्हें लोकतंत्र में विश्वास है तो पीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, 50 ದಿವಸ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನಾವಿವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು। तो वहीं मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम ने भी पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। निरुपम ने कहा है कि पीएम मोदी की पैदाइश के लिए भी क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? 4.5 साल में उन्होंने क्या क्या किया है, इसका जवाब वो नहीं दे पाते हैं। और जिस तरीके से हर बुराई के लिए कांग्रेस को दोष देते हैं, मुझे लगता है कल को कभी ये ना बोल दें कि नरेंद्र मोदी की पैदाइश भी कांग्रेस की वजह से ही हो, क्योंकि उनसे ज्यादा बुरा आदमी इस समय देश में कोई नहीं है। तो जवाब तो देना होगा में आज कई सवाल उठेंगे और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अशोक सिंह आरजेडी के नेता है, हमारे साथ मौजूद है। साथ ही डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और आरएलएसपी के प्रवक्ता माधव आनंद भी हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सर, अब से कुछ ही देर बाद शिवसेना के नेता किशोरी पेडनेकर भी इस बहस में हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं महागठबंधन पर हम चर्चा करें उससे पहले जो कांग्रेसी नेताओं का बयान आ रहा है, मैं उस पर भी आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। और पहले उन नेताओं से जानना चाहता हूं जिनके बारे में चर्चा है कि वो इस महागठबंधन का हिस्सा होंगे या हो सकते हैं। अशोक सिंह जी, कांग्रेस के नेताओं का ये कहना, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कि नरेंद्र मोदी को जिंदा जला देने का वक्त आ गया है, या फिर नरेंद्र मोदी की पैदाइश के लिए भी क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? क्या ये भाषा उचित है और इस तरीके की बयानबाजी करके 2019 जीता जा सकता है? निश्चित तौर पर देश के वो प्रधानमंत्री हैं, हमें भाषाओं में संयम रखना चाहिए, शालीनता और सरलता रखना चाहिए, क्योंकि पूरा देश अब हम लोगों की जरूरत है। जनता, इस देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को हटाना चाहती, भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहती है। इसके लिए पूरे देश की जनता एक मजबूती के साथ धरातल पर उतरी हुई है। भाषाओं में संयम रखना चाहिए। ठीक है। और अजीज खान साहब, आपके हिसाब से ऐसी भाषा और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं के साथ क्या समाजवादी पार्टी खड़ी होती है? देखिए सुशांत भाई, एक बात समझ लें कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस वक्त उन्होंने नोटबंदी की थी और उन्होंने जिस तरीके से वायदा किया था, एक प्रधानमंत्री के लिए पहली बात तो यही उचित नहीं रहा कि जिस तरीके से उन्होंने वायदा किया था कि मुझे चौराहे पे खड़ा करके पत्थर मारिएगा और ये करिए और तमाम तरीके की बातें। कुल मिलाकर के यही बहुत दुखद रहा कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की बात कर रहा है जो कि बहुत ही छोटे लेवल की बात है। और जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेगा, देश की जनता तो पूछेगी, क्योंकि जब वायदा जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था तो आज देश की जनता पूछेगी, नेता पूछेंगे, विपक्ष के लोग पूछेंगे, जिसको तकलीफ होगी वो पूछेगा। और अगर कोई पूछ रहा है तो नेचुरली ये लोगों का हक है, इस पे हम कोई कटाक्ष इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री महोदय ने वायदा किया था, जाहिर सी बात है सवाल तो उठेगा। सर, सवाल उठाइए डॉक्टर अजीज खान, सवाल उठाइए, लेकिन क्या पद की गरिमा भी नहीं रखी जाएगी? प्रधानमंत्री पद है वो, और इस तरह की उनके लिए अनर्गल बात होगी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा, क्या पद की गरिमा भी नहीं बनाई रखी जाएगी? देखिए, शालीनता और पद की गरिमा तो ये बहुत आवश्यक है।
और हर शख्स को अपने दायरे में रह करके बात करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिस तरीके से पिछले 4.5 साल में हम देख रहे हैं कि बातों की मर्यादा और कहीं ना कहीं अपने हेट स्पीच को अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर बढ़ा है। आखिर इसके लिए हम आपको एक एडीआर का रिपोर्ट बताएंगे कि 4.5 साल में 500% हेट स्पीच बढ़ा है, और जिसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी रही है वो बीजेपी की रही है। इनके नेताओं ने 500% अधिक हेट स्पीच दिया है। तो जाहिर सी बात है, जो आप बोओगे वही तो काटोगे। ठीक है, के शर्मा साहब वो कह रहे हैं जो आप बो रहे हैं वही काट रहे हैं। पीएम मोदी ने नोटबंदी को लेकर जो कहा था उसका रिएक्शन है। देखिए ऐसा है, मुझे तो आश्चर्य है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बयान दे रहे थे और कांग्रेस के उस अभद्र भाषा का समर्थन कर रहे हैं, और ये स्वाभाविक तौर से करेंगे। इसका कारण है उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने ही प्रधानमंत्री जी को गधे शब्द का प्रयोग किया था, तो इसलिए इनकी और उनकी जो है जमात एक है। इस तरह के संयम जब खोते हैं और बौखलाहट बढ़ती है और हार की बौखलाहट होती है तो इसी तरह के अभद्र भाषाओं का उपयोग होता है। और ये एक समाजवादी पार्टियों का भी वो है, सगल है, और कांग्रेसी तो पुराने हैं, लेकिन ये भी इनके अखिलेश यादव जी की भी भाषा ऐसे ही रही है। इसलिए मुझे इस भविष्य पे नहीं कहना। जहां तक रही बात, लेकिन उनका जो आरोप था कि बीजेपी के नेता भी इसी तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं। नहीं भड़काऊ बयान, लेकिन इस तरह की जो शब्दावली है, पैदाइश की बात कर रहे हैं, जिंदा जलाने की, तो ये तो प्रधानमंत्री ये तो पूरा देश सुन रहा है इनको, और बहुत अच्छे ढंग से सुन रहा है और जवाब भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश में इनको ऐसा जवाब दिया कि ये अभी तक उस करारी हार से उबर नहीं पाए हैं। अभी भी इनको जो है उसकी हार की जो है टीस नजर आ रही है इनके चेहरे पर। लेकिन मैं तो यहाँ आता हूँ नोटबंदी के बात पर। नोटबंदी की जहां तक बात है सुशांत जी, उसकी जितनी उपलब्धियां हैं, तमाम जिस ढंग से आयकर रिटर्न बढ़े हैं, जिस ढंग से राजस्व बढ़ा है, जिस ढंग से करदाता बढ़े हैं, जिस ढंग से जो है बैंकों में जो सर्कुलेशन में पैसे नहीं थे वो सर्कुलेशन में पैसे आए हैं, और तमाम कम से कम 3 लाख ऐसी फर्जी कंपनियां थी जिन कंपनियों का कोई लेखा जोखा नहीं था, वो सब कंपनियों को हमने एक कलम में जो है 2.5 लाख फर्जी कंपनियों को हमने सील बंद किया है। और यही नहीं, उसमें लगभग 17 लाख ऐसे वो है खाते हैं पर हम अलग से जहाँ खाते हैं जिनको सील किया गया है। मैं इसीलिए नहीं, और एक सेकंड और एक बात और कह दूं, देखिए ये भाषा का जो संयम है, आपने मणिशंकर अय्यर जी का बयान सुना होगा गुजरात चुनाव के समय, वो किस तरह से बयान दिए और किस तरह से राहुल गांधी ने उनको निकालने की बात की, फिर 6 महीने के बाद ही आधी रात को अंदर ले लिया। तो ये राहुल गांधी जी की भी भाषा वही है, वो भी अपने असभ्य प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने की बात, और वो तो पहले भी नहीं वो तो पहले भी अपने प्रधानमंत्री का भी अध्यादेश फाड़ के उन्हें नॉनसेंस कह चुके हैं। तो इसलिए ये है कि ये तो उनकी सगल है कांग्रेस। यही चीज तो देखिए वो भी कह रहे हैं कि जो बोगे वैसा ही काटोगे, बोने की विषय नहीं है। ये तो अपने प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा व्यवहार कर चुके हैं। और समाजवादी क्या बात कर रहे हैं, अखिलेश सिंह तो अपने मुलायम सिंह अपने पिता के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। किसी राजनीतिक दल में ऐसा नहीं हुआ होगा कि अपने पिता को गद्दी से इस तरह उतार के नीचे फेंक दे और उसके बाद जो है और उसके बाद उस गद्दी में कब्जा कर ले। बीजेपी में क्या हो रहा है वो भी सबको दिख रहा है। माधव जी मुझे ये बताइए, माधव जी इस तरीके के बयानों पर पहले आपका रिएक्शन, और क्या ऐसे बयान बीजेपी के पक्ष में जाते हैं जब कोई प्रधानमंत्री को नीच बोले या इस तरीके के अनर्गल बयान दे, तो क्या ये खास तौर पर बीजेपी की पक्ष में जाते हैं जब ऐसी बयानबाजी होती है? देखिए सबसे पहली बात कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि माननीय मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, न कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री हम सबके हैं और प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। राजनीतिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की पद की जो गरिमा है उसको जो है सो हमेशा ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के साथ बड़ी विडंबना है कि कांग्रेस के नेता चुनाव के वक्त कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिसका निश्चित रूप से फायदा जो है बीजेपी और एनडीए को मिलता आया है। और निश्चित रूप से इस तरह का बयान
जो कांग्रेस के नेता कर्नाटका में दिए हैं, इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो हम जो आज सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी को गाली देकर 2019 जीतेंगे, आप कह रहे हैं सवाल दरअसल ये होना चाहिए कि मोदी को गाली देंगे और 2019 हारेंगे। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की बड़ी विडंबना है सुशांत जी। मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, इस सब का दिग्विजय सिंह, इस तरह के नेता है कि हमेशा चुनाव के वक्त लेकिन माधव आनंद फिर तो विपक्ष भी ये कह सकता है, फायदा जो है निश्चित रूप से माधव आनंद फिर यही तर्क तो विपक्ष भी देगा कि जब चुनावी रैलियां करते हैं, चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी भले ही चाहे गाली ना देते हो, लेकिन जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि विपक्ष कहता रहा है, तो फिर तो वो यानी कि वोट विपक्ष को दिलाएगा, यानी कि फायदा विपक्ष को होगा उसका, और उसकी कोर कसर आप पूरी कर रहे हैं उनकी मदद करके। देखिए माननीय मोदी जी की भाषा में एक मर्यादा होती है और उसका कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया है। एक सरकास्टिक कमेंट हो सकता है, लेकिन अपशब्द का प्रयोग उन्होंने कभी नहीं किया है। अगर कांग्रेस का कोई नेता इस तरह की बात करे कि उनको जिंदा जला देना चाहिए, आप समझ रहे हैं इसका क्या मीनिंग है? निश्चित रूप से भारत की जनता, भारतवासी इस तरह के बयान से आहत होगा। ठीक है, हमारे पर जाना है। अजीज खान साहब, आप जल्दी से अपनी बात करिए, फिर हम ब्रेक लेंगे। इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। सर नोटबंदी पर जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने बयान दिया था कि साहब काला धन विदेशों से आ जाएगा। अजीज खान, ये बात तो आप कह चुके हैं। काला धन विदेशों में सर, ये बात आप कह चुके हैं। काला धन आपको रोक रही हूँ सर। किशोरी पेडनेकर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। देश में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों ने बहुत सारे वादे किए, नहीं पूरे होंगे तो जला दीजिएगा क्या? 16-17 में मात्र 29,100 करोड़ काला धन पकड़ा गया। गलत वायदा किया, देश को गुमराह किया। तो आप ये कह रहे हैं कि फिर इस तरह की भाषा जो है वो उचित है इस्तेमाल करना। दिखा करके आप कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया तो इस तरह की भाषा उचित है। किशोरी पेडनेकर हमारे साथ हैं। मैम, एक रिएक्शन आपसे, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, शिवसेना तो एक बड़े क्रिटिक का रोल हमेशा प्ले करती है। इस तरह की भाषा क्या उचित है प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति के लिए जो इस्तेमाल की जा रही है? एक प्रतिमा होती है, गनिमा होती है, उसके बारे में हम देशवासियों की भी अच्छी तरह, जो देश में अभी माहौल बन, वो माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन रहा है, ये पक्का निश्चित है। और जो अभी जुमले, जो चुनाव के जुमले होते हैं, वो सब जुमले अभी बाहर निकल रहे हैं। और जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, यूट्यूब है, वो पूरा नागरिक उसका गलत। किशोरी जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जवाब तो देना होगा हमें, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोदी को हराने के लिए महागठबंधन मजबूरी है, जवाब तो देना होगा। दिन की सबसे बड़ी बहस का जवाब तो देना होगा में सवाल यही है कि क्या 2019 में मोदी को हराना है, तभी उसी के लिए महागठबंधन तैयार होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन बनने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की। इससे पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर चुके हैं और उधर बिहार में भी सीट शेयरिंग पर खटपट चल रही है। आज आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे पर साफ कर दिया कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन जेडीयू से गठबंधन नहीं है। आखिर ये गठबंधन मजबूरी है या फिर कुछ और, तो जवाब तो देना होगा में आज बहस इसी मुद्दे पर कि मोदी को हटाने के लिए गठबंधन अब जरूरी है। 2019 में जो भी सरकार बनेगी, बिना प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अगर गठबंधन करना है तो जल्दी करें और मुझे भी शामिल करें, लेकिन मेरी शर्त ये होगी, जो भी हिस्से में मिले उसमें 50% मुझे भी सीटें चाहिए। आपको अगर दक्षिणपंथी अधिनायकवाद से लड़ना है, संस्थाओं को कत्ल होने से बचाना है, इकट्ठा होना होगा। मतभेद हैं,
ऐतिहासिक मतभेद रहे हैं, लेकिन जब इतिहास ही खतरे में हो तो उन छोटे मोटे मतभेदों को दरकिनार करना होगा। और मैं समझ रहा हूं कि उसी दिशा में तमाम दल कोशिश कर रहे हैं कि आवाम जो है, हम भारत के लोग, वो महफूज रख पाए। ये रीजनल पार्टीज का 1996 जैसा प्रयोग है, जैसा कि श्री देवेगौड़ा ने कहा है, और ये कांग्रेस के नेतृत्व में होगा, इसकी संभावना कम है। सवाल यही कि क्या ये महागठबंधन बन पाएगा, और अगर बना भी तो क्या मोदी को हटा पाएगा, 2019 में हरा पाएगा। के शर्मा बीजेपी से, किशोरी पडनेकर शिवसेना से, अशोक सिंह आरजेडी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से और माधव आनंद आरएलएसपी से हमारे साथ बने हुए हैं। अजीज भाई, एक तो क्या ये महागठबंधन बन पाएगा? अब तो 2019 मुहाने पे है, क्या ये बन पाएगा? क्योंकि मेल मिलाप बहुत होता है, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात होती है या चुनाव आता है तो स्थिति बदल जाती है। मध्य प्रदेश में देखिए, वहां बीएसपी और कांग्रेस साथ नहीं आ पा रहे। कर्नाटक में हमने देखा बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही थी। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। अभी यही नहीं पता चल पा रहा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर बंटवारा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सवाल यह है कि महागठबंधन बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा? सुशांत जी, ऐसा है कि ये जो गठबंधन है, बेसिकली ये गठबंधन आज के वक्त में अगर देखा जाए तो पूरा देश एकजुट है माननीय मोदी जी के खिलाफ। ये गठबंधन जो है बीजेपी वर्सेस पूरा देश आज जिस तरीके से है, और ये देश की जरूरत है। और गठबंधन, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन तो ऑलरेडी हो चुका है सर। ये बीजेपी वर्सेस अगर पूरा देश है, मैं जानना चाहता हूं तो कौन लोग हैं जो यूपी में बीजेपी के लिए वोट कर देते हैं? ऐसी क्या मजबूरी वो कौन लोग हैं जो कर्नाटक में बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना देते हैं? वो कौन लोग हैं जो अलग अलग चुनावों में बीजेपी को जिता देते हैं? अगर ये बीजेपी वर्सेस ऑल है, 50% सीट पे इनका बंटवारा हुआ, जिस तरीके से माननीय मोदी जी को अपने काम पर भरोसा नहीं है, ये दूसरों पर उंगली उठाते हैं, दूसरों के गठबंधन के बारे में पूछते हैं। इनका गठबंधन तो खुद ही खतरे में है। अगर बीजेपी वर्सेस देश है, अजीज भाई मेरा सवाल सुन लीजिए, चुनावी रैली मत बनाइए सर। अजीज भाई, अगर ये बीजेपी वर्सेस देश है तो गठबंधन की जरूरत क्यों है? बीजेपी अगर इतनी खराब है कि देश उसके खिलाफ खड़ा है, तो आप अपने बलबूते लड़िए। आपको गठबंधन की जरूरत क्यों है फिर? सर, सच्चाई है, इनका पर्दाफाश हो रहा है। इन्होंने देश से वायदा किया। आप अकेले लड़िए ना, फिर पर्दाफाश हो गया। तो डॉक्टर अजीज सर, यानी कि उत्तर प्रदेश चुनाव का जो नतीजा आया था, राहुल गांधी के साथ आपने मेल मिलाप किया था, तो वो तस्वीर भी तो फिर साफ हुई थी ना सर? चौराहे पर खड़ा किया जाएगा। अजीज खान, फिर तस्वीर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के रिजल्ट्स में भी तो साफ हुई थी ना, राहुल गांधी के साथ आप गए थे तो। अरे भाई मैडम, हालात देखिए 2019 का, बहुत कुछ बदलने जा रहा है, झूठ का पर्दाफाश होने जा रहा है। जिस तरीके से इस देश के युवाओं को इन्होंने गुमराह किया, तो आप 4 साल से हर चुनाव में कहते हैं झूठ का पर्दाफाश होगा। माधव आनंद, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीय मोदी जी के खिलाफ में सब पार्टी बात कर रही है, लेकिन माननीय एनडीए में एक बात तो सर्वमान्य है कि हम लोग के नेता माननीय मोदी जी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन विपक्ष के साथ समस्या क्या है कि उनका चेहरा कौन है? जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, राहुल गांधी को नेता के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है, प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट मानने के लिए तैयार नहीं है। कभी मायावती कहती है मुझे बनाइए, अखिलेश जी की अपनी ख्वाब है तो देख रहे हैं, तो तमाम चंद्रबाबू नायडू जो है सो अलग देख रहे हैं, तो शरद यादव जो है, शरद पवार अलग देख रहे हैं। तो कहीं जो कहने के लिए महागठबंधन की बात हो रही है, लेकिन महागठबंधन है कहां? किस स्तर पे महागठबंधन है? अरे आपका चेहरा फाइनल नहीं है। एनडीए में तो हम लोग के चेहरा माननीय मोदी जी है, और 2019 में भी हम लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। किशोरी जी, क्या एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी है? एनडीए में किशोरी पडनेकर, क्या शिवसेना के लिए नरेंद्र मोदी 2019 में चेहरा होंगे? निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं। किशोरी पेडनेकर, आप सुन पा रही हैं? तो कोई प्रॉब्लम एनडीए में है ही नहीं। हम लोग के सम्मान नेता माननीय मोदी जी हैं। ठीक, उन तक लगता है आवाज अलग आ रहा है। जी मैम, अगर आप सुन पा रही हैं, सवाल मेरा ये था, माधव आनंद कह रहे हैं एनडीए के लिए चेहरा 2019 में नरेंद्र मोदी हैं।
क्या शिवसेना के लिए भी यही स्थिति है? अभी आप कह रही थी कि बीजेपी से देश नाराज है, तो शिवसेना के लिए 2019 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे? मैं बीजेपी की तरफ से तो नरेंद्र मोदी जी ही है। मैं एनडीए का पूछ रहा हूं, क्या चाहता है आप अपना बताइए। नहीं, मैं मेरा ही बता देती हूँ। बीजेपी क्या चाहती है या देश क्या चाहता है वो दोनों 2019 में ही मालूम हो जाएगा। नहीं, तो शिवसेना क्या शिवसेना एनडीए का हिस्सा है? अगर उस एनडीए का चेहरा प्रोजेक्ट होगा नरेंद्र मोदी, शिवसेना को यह स्वीकार है? नहीं, अभी देश की आप बात कर रहे हैं तो मैं यही बोलेगी कि माधव आनंद जी सुन लीजिए, वो बोल नहीं पा रही हैं, खुल के बोल नहीं पा रही हैं कि नरेंद्र मोदी स्वीकार है। आप कह रहे हैं एनडीए को स्वीकार है। नहीं, आप पूछिए तो। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, सुशांत जी आपको क्या लगता है? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, यही तो उलझन है। क्या लगता है माननीय मोदी जी हम लोग के समान नेता है? क्या एनडीए का नेता कोई चेंज होने जा रहा है? क्या एनडीए का कोई चेहरा चेंज होने जा रहा है? क्या एकदम ऐसा नहीं है। हम लोग एनडीए माननीय मोदी जी के साथ एकजुटता से खड़े हैं और 2019 में भी देश हित में जरूरी है कि माननीय मोदी जी अगले 5 साल तक जो है भारत के प्रधानमंत्री बने रहें और एनडीए इसी रूप में जैसे काम कर रही है। ठीक, के शर्मा आप कह रहे थे। और दूसरा सवाल ये भी क्या लग रहा है कि गठबंधन भारी पड़ेगा मोदी मैजिक पर? ऐसा है, पहले तो मैं बता दूं कि ये गठबंधन नहीं है, एक तरह का भ्रम है। और जो ये भ्रम ये कर्नाटक में इन्होंने जो पैदा किया था, एक मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के लिए जो है 11 प्रधानमंत्री वहां इकट्ठे हुए थे, प्रधानमंत्री के प्रत्याशी उपस्थित हुए थे और वो सब वहां प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। ममता जी हो, मायावती जी हो, अखिलेश हो या बाकी जो भी है, वो सब के सब वहां उम्मीदवार हैं, चंद्रबाबू नायडू से लेकर सब कुछ। तो वहां पर तो ये कोई गठबंधन नहीं, एक भ्रम है। और इस भ्रम से यह देश इसको अच्छी तरह से जानता है कि इस गठबंधन में न कोई इनका नेता है, न इनकी कोई नीति है, नीति बिल्कुल स्पष्ट है और नियत इन सारे दलों की भ्रष्ट है। ये सब पूरा देश जान रहा है। अभी किशोरी पटनेकर बोल नहीं पा रही, नहीं नरेंद्र मोदी उनको स्वीकार है। सुशांत जी सुन, अगर महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साथ आ गए तो 48 लोकसभा सीट है सर, वहां पर आप नहीं जीत पाएंगे। सुशांत जी, नुकसान नहीं होगा। सुशांत जी आप मुझे एक बात बताइए, हाँ। आप इतनी जल्दी आप लोग विश्लेषण कर लेते हैं। सुनिए ना, आपने 2 मिनट में एक गठबंधन बना दिया कि एनसीपी, अरे वो नहीं बोल पा रही तो उससे मेरे को क्या आप पूछ रहे हैं? के शर्मा मेरी बात सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। किशोरी पेडनेकर प्रवक्ता है ना, शिवसेना की लीडर है, उनसे बात कर लेते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं फिर से। एक बार किशोरी पेडनेकर जी एक बार फिर से बता दीजिए कि एनडीए के लिए शिवसेना के तौर पर आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर उनका चेहरा मंजूर है, स्वीकार्य है? अभी तक मेरे पक्ष प्रमुख ने कहा है कि हम स्वतंत्र लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक, तो 2019 लोकसभा चुनाव शिवसेना अलग लड़ेगी। देशवासी अलग चाहते हैं। नहीं ठीक है, उसमें क्या आपत्ति? किशोरी जी 2019 लोकसभा चुनाव शिवसेना अकेले लड़ेगी, बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। नहीं, अभी तक मेरे पक्ष प्रमुख यही तो कहते हैं। जी शिवसेना नहीं, आप क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हो आप सुन लीजिए। नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप मुझे सुशांत जी क्या बताना क्या चाह रहे हैं? मुझे ये तो कहने की बात, आप मेरे से आप पूछना क्या चाह रहे हैं? कहने की बात यह है कि जब पूरे विपक्ष में एक एक पार्टी जो एक साथ जुड़ी है, महागठबंधन बना रही है, आप उस पर तो सवाल खड़े कर देते हैं, लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी है वो देखिए अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि मोदी उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर 2019 में एक्सेप्टेड है या नहीं। उन्होंने तो इसके पहले से 3 साल से घोषणा कर रहे हैं और विधानसभा हमसे अलग वो लड़ चुके हैं। सेल्फ एनालिसिस का वक्त है ना। सुनिए, तो वो विधानसभा हमसे लड़ चुके हैं और हमने वहां सरकार बनाई अपनी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं आप हमसे? ठीक, तो क्लियर है। ठीक है, वो लड़ना चाहेंगे वो तो उनकी मर्जी है, वो चाहेंगे जो लड़ना चाहेंगे तो वो अलग से लड़े, उनके पक्ष प्रमुख बोल रहे हैं तो वो अलग लड़ेंगे, या जो भी करना है वो निर्णय उनका है। हमारा तो सीधा सा पक्ष है कि मोदी जी को हटाने के लिए ये जो विपक्षी जो सौदेबाजी हो रही है, ये सौदेबाजी जो भ्रम की स्थिति है, ये भ्रष्ट लोगों का जो गठबंधन इकट्ठा होने की कोशिश हो रहा है, ये देश के हाथ में छलावा है, ये अवसरवादिता की पराकाष्ठा है और इसको देश की जनता इनकी अवसरवादिता और इनके छलावे को पूरी तरह से खारिज कर रही है। अशोक सिंह और यही सारा रिजल्ट
दिखा रहा है। अशोक सिंह जी, बिहार में आरजेडी महागठबंधन में किसको जोड़ पाए? आरएलएसपी को भी आप नहीं ला पाए, जाके आप मिल आए वहां गेस्ट हाउस में, लेकिन साथ तो नहीं ला पाए। पूर्णिमा जी, अशोक सिंह जी से मेरा सवाल है कि बिहार में महागठबंधन में सुशांत जी, बिहार के मुद्दे पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। 2 मिनट रुकिए सर, एक जवाब उनका ले लेने दीजिए। अशोक सिंह जी, बिहार में महागठबंधन में किसको जोड़ पाए हैं आप? हमारा तो जुड़ा हुआ गठबंधन है। कौन है? हम तो पहले से हमारा वो कांग्रेस जो बिहार में है ही नहीं, खत्म है। हमारे समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। समाजवादी पार्टी बिहार में कितनी सीट जीती है सर? उनके गठबंधन को तोड़कर अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके एक अरे सर, आरजेडी के अलावा मुझे उस गठबंधन में किसके पास विनिंग फैक्टर है ये बताइए। कांग्रेस बिहार में खत्म है, समाजवादी पार्टी और बीएसपी है ही नहीं। आप कह रहे हैं हमारा गठबंधन है। राष्ट्रीय जनता दल एक विनिंग फैक्टर है, अकेले नहीं है। राष्ट्रीय जनता अकेले दल नहीं है विनिंग सर, फैक्टर है। मैं खुद बिहार से आता हूं, आप अकेले नहीं है। क्या नहीं है? आप अकेले विनिंग फैक्टर नहीं है सर वहां। आपको नीतीश कुमार की जरूरत है वहां पर, और वो आपके साथ नहीं है। बिल्कुल अकेले, हम अकेले विनिंग फैक्टर हैं, लेकिन हम अकेले। माधव आनंद, आप बिहार से हैं, मुझे ये बताइए, क्या ये अकेले विनिंग फैक्टर है और क्या वहां महागठबंधन बन पाएगा आपको लगता है? पार्टी को हटाने के लिए बनाएंगे, हम सब कुछ बनाएंगे। हमारा गठबंधन निश्चित तौर पर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए बनेगा। अशोक जी, हर तरह से अशोक जी, प्रश्न मेरे लिए है जी। अशोक जी, प्रश्न मेरे लिए है। अब आप सुन लीजिए, जहां तक बिहार में एनडीए की बात है, माननीय नीतीश कुमार के एनडीए में आने से सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से प्रॉब्लम है। और जहां तक जो है महागठबंधन की बात है, हम लोग चाहते हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चाहती है कि हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से 2019 में भी खड़े रहें। और हम लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है वो बीजेपी को हम लोगों ने बताने का काम किया है। अब बीजेपी के पाले में गेंद है कि बीजेपी किस रूप में सीट शेयरिंग फार्मूला लेके बिहार के लिए आती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2014 में 3 सीट पे लड़ी थी और 2019 में निश्चित रूप से 3 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। 3 से ज्यादा की बात होगी, न कि उससे नीचे की बात होगी। अब बीजेपी को सोचना है, हम लोग चाहते हैं गठबंधन में रहें, माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं और रहना चाहते हैं। अब बाकी जैसे बीजेपी को सोचना है। के शर्मा जी, एक और धमकी आ गई आपके पास। क्या धमकी? उनका आपको वो गठबंधन दल के हमारे सहयोगी हैं, उनको अपनी बात कहने का हक है। वो अपनी बात हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? हम उसके गठबंधन दल के बड़े दल हैं, वो हमसे यदि अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो उन्होंने अपनी बात कही है, हम उस पर विचार कर रहे हैं और समय आने पर उनको हम जानकारी भी देंगे और सूचना भी देंगे। ये तो आपसी सामंजस्य तो गठबंधन धर्म है। लेकिन हमारे यहाँ वो बयानबाजी नहीं है ना कि ना मैं तेरी बुआ और न तू मेरा भतीजा। ये बयानबाजी मायावती का, ये समाजवादी पार्टी के नेता के लिए है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी था कि न मैं तेरी बुआ न तू मेरा भतीजा, और कोई हमें दबा कर नहीं रख सकता। अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक, अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीज खान, ये इस तरह की शब्दावली हमारे गठबंधन में नहीं है। शर्मा जी, अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कीजिए। सर, मेरा सवाल भी साथ में सुन लीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि ऐसी स्थिति फिलहाल गठबंधन को लेकर क्यों दिख रही है कि जितने हारे हैं वो मोदी के खिलाफ एक दूसरे के सहारे? सर, मेरा सवाल क्या है? अजीज खान, मेरा सवाल ये है कि स्थिति फिलहाल गठबंधन को देखकर ऐसी क्यों दिख रही है कि जितने हार रहे हैं वो मोदी के खिलाफ एक दूसरे के सहारे है? सर, मजबूरी तो नहीं बनता जा रहा है? सर, सवाल ये है पूर्णिमा जी, बीजेपी ने पूरे देश में सबको धोखा दिया है, अपने सहयोगियों को भी धोखा दिया है। अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ये जो जिस तरीके से उम्मीद लगाए हैं, इनको भी धोखा दिया है। शिवपाल यादव को किसने धोखा दिया? दूसरी बात, अभी देखिए ओम प्रकाश शिवपाल यादव ये कह रहे हैं मेरे बगैर गठबंधन नहीं बन पाएगा। सरेंडर कर ले। सवाल जिस नीतीश जी को कहते थे कि थाली, शिवपाल यादव, अजीज खान कह रहे हैं मेरे बगैर गठबंधन बन नहीं पाएगा। सरेंडर हो गए। सवाल इस बात का है पीएम जी, और अगर आप ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे तो शिवपाल यादव आपके लिए बड़ी चुनौती है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। सर,
हम सिर्फ आप कहना चाह रहे पूर्णिमा जी, बीजेपी हर चुनौती को अपने सर मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर गठबंधन को लेके कोई स्ट्रेटेजी क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है। अगर आप ये कहते हैं कि मोदी को हराना है और सबको साथ में आना है, तो कोई स्ट्रेटेजी क्लियर क्यों नहीं हो पा रही है? और अभी तो सर सीट शेयरिंग की बातें क्लियर नहीं हुई है। आप सोचिए उसके बाद कितनी दिक्कत होगी, पार्टी तो साथ आ नहीं रही है। हमारी रणनीति पूर्णिमा जी क्लियर है, हमारा गठबंधन बन चुका है और वो गठबंधन ग्राउंड लेवल पे तैयार है। 2019 मायावती ने कहा है कि अभी गठबंधन सीट कितना मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर तय होगा। आप एक तरफा बना लीजिए गठबंधन, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया है मायावती ने अभी तक। अरे सर मैं आपसे क्या कहूं, गठबंधन फाइनल हो गया है, बहुत जल्दी आप लोगों तक आ जाएगा सामने आपके। कितनी सीटों पे बात बनी है सर, ये भी बताई दीजिए। आप बौखलाए क्यों हैं? आप क्यों बौखलाए हैं? कितनी सीटों पर बात बनी है सर, ये बता दीजिए। सबको आपके निरंतर आपके सहयोगी आपको छोड़ते जा रहे हैं। हमारे गठबंधन में आप चिंतित क्यों हैं? हमारा गठबंधन देश के आवाम ने बनाने का काम किया है। वाह वाह वाह, ये लफाजी से राजनीति नहीं होती है। ये लफाजीगिरी बंद कर दीजिए। ये शब्दों का खेल है, लफाजीगिरी से राजनीति नहीं होती। जनता जमीन पे ला देती है ऐसे ही। बिहार में आपको ये लफाजी नहीं है, ये लफाजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के आप, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये लफाजी ही कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के। और कुछ नहीं हो रहा है। नेता गया है जेल में, नेता बैठा है आपका जेल में, और आप यहाँ बैठ के लफाजी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है, ये आपकी साजिश। वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यही भाषा उस पार्टी के नेता होगा, भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता बने बैठे हो, और यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी डीजे हाँक रहे हो। आप ये सोचिए, अपनी भाषा को सुधारिए। अरे अपनी भाषा सुधारो, ये डीजे हाँकना बंद करो। तुम्हारा आपका नेता वहाँ पर जेल में बंद है, चुनाव नहीं लड़ सकता वो। ठीक है, के शर्मा जी, अशोक सिंह जी बहुत ब्रीफ में आपसे जवाब चाह रही हूँ। अशोक जी बहुत ब्रीफ में। मानसिकता नहीं, सामने दिख रहा है जेल में। बिहार है। ठीक, के शर्मा जी बिहार, अरे हम भी जानते हैं बिहार को, बिहार के ठेकेदार हो क्या? के शर्मा जी प्लीज। अशोक सिंह जी बहुत ब्रीफ में आपसे जवाब चाह रही हूँ, वक्त खत्म हो गया है। जरा जमीनी होमवर्क सर, ग्राउंड होमवर्क क्या है, ये स्थिति क्लियर कर दीजिए। गठबंधन आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, लेकिन बता दीजिए उसका जमीनी आधार क्या है सर? जी हमारा जमीनी, हमारा तो गठबंधन में बन रही, हम और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमने तय हो चुका पार्लियामेंट का चुनाव के साथ, हम सब गठबंधन के साथ लड़ेंगे। सर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था और फिर बाद में बोला था बड़ी भूल हो गई, हमको नहीं करना था यूपी में गठबंधन। हमारे साथ आप बिहार में गठबंधन कर रहे हैं, आप भी यही दोहराएंगे क्या? हमारी ताकत है। पूर्णिमा जी, सुशांत जी एक बात समझ गठबंधन फाइनल हो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो यही आरजेडी समाजवादी मुलायम सिंह जी को जो है खड़े होकर चिल्ला कर उनको दोषी ठहरा रहे थे कि वो साइकिल बांट के यहाँ पर हमको चुनाव हरवाना चाहते हैं। हमारा तो ये अभी आप इनके वो गठबंधन के साथी हो गए। बात इतना ही था हमारे पास, लेकिन इतना जरूर है कि महागठबंधन की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन वो कोशिश कामयाब होती फिलहाल नहीं दिख रही। और जब सीटों की बात होगी तब क्या स्थिति होगी पूर्णिमा, ये भी देखना होगा। और फिलहाल जवाब तो देना होगा। मैं आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।